हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग अग्रवाल क्लासेज। और आज हमारे साथ हैं मेघ मात्रे और ही हैज़ स्कोर्ड 95% इन Yes. क्लास 12th। और आज हम जानेंगे कि इन्होंने क्या ऐसा किया जिससे 95% स्कोर कर पाए। इन ये अपने सीक्रेट्स को रिवील करेंगे और स्ट्रैटेजीज बताएंगे, हॉबीज़ भी बताएंगे और इनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और इन्होंने कैसे कंसिस्टेंट रहना है वो भी बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मेघ जी, for थैंक यू वेरी scoring मच। 95%। थैंक यू वेरी मच और सर। introduce yourself to audience first। ओके, सो मेरा नाम मेघ म्हात्रे है। मैं अग्रवाल के उरण ब्रांच से हूँ और मैं अग्रवाल के साथ लगभग 3 सालों तक हूँ। मैंने इधर 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था। अभी सुशांत सर मुझे 11th-12th पे मैथ्स पढ़ाने के लिए थे और इनके और भी सब टीचर्स के हेल्प के कारण ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे लिए। ओके, तो जैसा कि इन्होंने लिया था PCMB, जनरली हम्म, पीपल टेक PCM या फिर PCB, बट इन्होंने लिया था, जैसे मैंने भी PCM ही लिया था, बट इन्होंने क्या लिया है PCMB। मतलब बायोलॉजी एक काफ़ी डाइवर्स एंड वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, मैथ्स भी काफ़ी वर्सेटाइल और डाइवर्स सब्जेक्ट है, इवन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बट इन्होंने 4 कोर सब्जेक्ट लिए थे। तो आपने कैसे 4 कोर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को हैंडल किया, इसके बारे में बताइए। जी सर, मैं सबसे पहले आपके साथ एग्री करता है कि ये जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, ये बहुत ही 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और इनको पढ़ाई करने का अप्रोच भी बहुत डिफरेंट है। पर आफ्टर ऑल जो बेसिक्स पे चीज़ आती है कि मेरे को दोनों ही सब्जेक्ट बहुत पसंद थे और मैथ्स तो बिल्लू सर ने बहुत हेल्प की और उन्होंने इंटरेस्टिंग भी बनाया और साथ में हमें नेहा मैडम भी थे यहाँ अग्रवाल में, जिन्होंने बायोलॉजी को मतलब जब हम एज ए स्टूडेंट बायोलॉजी को अप्रोच करने को जाते तो कैसे हम टर्म्स से डर जाते कि हमको ये भी पढ़ने का है, बहुत सा बड़ा वोकेबलरी अपने को प्रेजेंट होता है। तो मैडम ने हमको कैसा हेल्प किया कि मतलब काइंड ऑफ एनिमेशन टाइप मैडम ड्राइंग्स करते थे हमें, मतलब एज एनालॉजी देते थे कि जैसे हमको गेम्स का कैसे एनालॉजी जल्दी से इजी पड़ जाता है, वैसे ही हमने वही सेम लॉजिक बायोलॉजी में भी यूज़ किया, जिसके कारण जो बायोलॉजी का एनालॉजी है वो इजी पड़ा और आगे के भी जो टॉपिक्स है वो इजी पड़े। और मैथ्स के लिए तो सर ने भी बहुत अच्छे ट्रिक्स और टिप्स दिए कि मतलब मैथ्स काइंड ऑफ अ पज़ल होने लगा हमको कि शुरुआत में मैथ्स एकदम ऐसा बहुत इंटिमिडेटिंग सब्जेक्ट आता है। जब हम लिमिट्स के या फिर इंटीग्रेशंस के जब सम्स देखते हैं तो हमको ऐसा डरावना लगता है कि हम कैसे अप्रोच करें इसको। पर जो सर ने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हमको उसके उससे हमको एक काइंड ऑफ ऐसा गेम कैजुअल गेम लगने लगा जो हम मोबाइल्स पे खेलते हैं कि हमको इसका आंसर कौन से अप्रोच से निकलेगा और हम कैसे इसको हम खुद के हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएंगे जिससे अपने को आंसर आएगा। तो वो चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल है सर और रियली हेल्पफुल हुआ। ओके, अब हम आते हैं सेकंड, जैसे कि फिजिक्स। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट होता है और थ्योरी पार्ट होता है। तो हमें बोर्ड्स के लिए ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करना चाहिए या न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए? जी, बोर्ड्स पे कैसा वो एकदम ऐसा डिफरेंशिएट आता है कि थियोरी का एक सेपरेट पार्ट और न्यूमेरिकल्स का भी सेपरेट पार्ट। इधर हमें न्यूमेरिकल्स के लिए तो अपने को थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए ही, पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अपने को लैंग्वेज भी मतलब आना चाहिए कि आप कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हो। इसमें भी जो हमारे टीचर्स इधर अग्रवाल में थे, उन्होंने ऐसा टेक्स्ट बुक का अप्रोच नहीं लिया कि भाई टेक्स्ट बुक में लिखा है तो इससे हम समझ लेंगे। उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हमको, जो अभी अपने को न्यूटोनियन मैकेनिक्स आते हैं या फिर जो हम मैटर को स्टडी करते हैं, लिक्विड डायनामिक्स, सॉलिड्स स्टेट वगैरह, उसमें उन्होंने एग्जांपल्स दिए और वो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के साथ साथ कोरिलेट होते ही है। पर उनसे हम अगर रिवर्स नज़रिए से देखें तो फिर हमको समझ में आता है कि ये जो पुराने साइंटिस्ट ने जो हमको थियोरी दी है वो उनको कैसे है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ आता है। तो इसके कारण जो टेक्स्ट बुक का एकदम कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दिखता है वैसा ईज़ी हो जाता है, अपने को उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो ईज़ी समझ में आता है। नहीं, मैं जैसा मैं पूछना चाहता कि हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए, लाइक अलग से प्रैक्टिस हुँ, करनी हुँ, चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल भी आए होंगे या फिर ज़्यादा थ्योरी आया हुँ। होगा, तो कैसा आया था? मतलब ज़्यादा थ्योरी था या न्यूमेरिकल था?
तो आपने न्यूमेरिकल भी किया था या नहीं हम्म। किया था, लाइक दैट? वैसे एक्चुअली जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे उसमें मतलब एक बार ऐसा ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी पड़ जाते हैं और न्यूमेरिकल्स का कैसा बेसिस रह ही जाता है थियोरी का। और न्यूमेरिकल्स के लिए तो हम प्रैक्टिस करते थे। हमारे टीचर्स जो होमवर्क में हम टेक्स्ट बुक के सम्स भी करते थे और जो टीचर्स है वो एक्स्ट्रा ऐसा बाहर के दूसरे सोर्सेज से भी हमको न्यूमेरिकल्स के सम प्रैक्टिस करने देते थे, जिसके कारण एक तरीके से जो हम उसमें जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उससे थ्योरी की भी प्रैक्टिस होती थी और न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चंस में जो सेक्शन सी और सेक्शन डी में हमको मोस्ट ऑफन ऐसा स्टैंड अलोन नहीं आता है थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल, हमको दोनों का कंबाइन यूज़ करके उसको एज अ ब्यूटीफुल आंसर लिखना है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी काफ़ी कैलकुलेशंस होते हैं और यूनिट भी लिखना होता है, क्योंकि फिजिक्स में भी हम लास्ट में अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो जी। मे बी हाफ मार्क वो कट कर सकते हैं। तो क्या हमें जी। आपने फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हैंडल किया? केमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री को भी अप्रोच कुछ वैसा ही था कि हमको उधर के जो थियोरी है वो समझने का है और उसके साथ साथ फॉर्मूलाज भी बहुत आते हैं। तो हमारा अप्रोच मतलब वही सेम था कि सम्स प्रैक्टिस करो और क्योंकि वो कैसा कोरिलेट भी हो पाता है कि जैसे कि गैसेस और जो स्टेट्स है इनके वो अपने को फिज़िक्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो कोरिलेट करके प्रैक्टिस के साथ ईज़ी हो जाता है। हाँ, जैसे फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में प्रूफ भी आते हैं, खासकर बहुत जी, सारे जी। प्रूफ आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे CP माइनस CV इक्वल्स टू R, फॉर एग्जांपल मैंने हम्म, थर्मोडायनामिक्स का लिया। जी बात। ऐसे ही बहुत सारे प्रूफ्स भी आते हैं, तो उन प्रूफ्स को हमें फोकस करना चाहिए, लाइक अलग से एक नोटबुक बनाना चाहिए। ऐसा आपने कुछ किया या फिर आपने कुछ अलग तरीके से जी, किया? ज़रूर। मतलब आपने एक देखा होगा कि टेक्स्ट बुक्स में कैसा कुछ-कुछ डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी चीज़ें दी है। हमारे टीचर्स ने कैसा प्रूफ़ करना, जो थ्योरी का प्रूफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे कैसा मतलब कोर से टॉपिक समझ में आते हैं और ऐसा भूल भी नहीं जाते। एक बार कि हमको समझ गया कि ये ऐसा प्रूफ़ है, तो भूल जाना इतना आसान नहीं है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और जैसे हमारे टीचर्स स्पेशली मतलब लेक्चर से अलग टाइम लेके जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, वो ऐसा प्रूफ़ करते थे कि बच्चों को कि कैसा आया है हमको। और इसके कारण वो हमने नोट डाउन भी किया और मतलब अगर फ्यूचर में भी अगर कुछ समझ में नहीं आया कि इस टॉपिक पे हम कैसे पहुँचे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ग्रेजुअली आते हैं ना हम उस टॉपिक पे, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जो हमारे टीचर्स ने वो थियरीज़ प्रूफ़ करके दिए थे और जो हमने नोट डाउन भी किए हैं। हाँ, तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री कंटेन्स 3, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या? केमिस्ट्री कंटेन्स 3 पार्ट्स, यस सर। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो कौन सा पार्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? हमें कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक ऑर्गेनिक पे कि इनऑर्गेनिक पे कि फिजिकल पे? इसके बारे में। मैं कहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को टफ जाता है, वो मेरे को इम्पोर्टेंट भी लगता है क्योंकि एट फर्स्ट आपका सब जो फर्स्ट पार्ट है बुक का वो मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। पर जैसे ही आप इन डेप्थ जाते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें मतलब पहले हम फंक्शनल ग्रुप सीखते हैं, फिर वो सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स के भी उनके कैसे मैकेनिज़्म्स है, रिएक्शंस है और साथ-साथ हमें उनके क्या बोलते हैं मतलब रिएक्शंस, हाँ, नेमिंग रिएक्शंस, रिएक्शंस के मैकेनिज़्म। जी, बराबर। और उनके मतलब एरो के ऊपर क्या लिखते हैं? वो रीजेंट होता हाँ, है हाँ, ना? वो रिएक्टेंट्स हाँ, रेजेंट्स सॉरी। वो सब भी मतलब याद करना पड़ता है। तो फिर वो पढ़ने के बाद फिज़िकल केमिस्ट्री का ईज़ी पढ़ने लगता है कि भाई देखो सम ही सॉल्व करने का है। ये कैसा इधर ये सब मेमोराइज़ करना पड़ता है और कैसा कि ये ऐसा सिंपल भी नहीं कि हाँ, ये हम एक तरीके से गए। आइसोमर्स का सेपरेट आपको याद करने का है, फिर फिनॉल्स, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, इन सब का अलग-अलग मैकेनिज़्म होता है, वो सभी लर्न करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन कौन-सा भी रैंडम आता है और वो एकदम ऐसा वास्ट नॉलेज है कंपेयर टू फिज़िकल केमिस्ट्री। ओके। अगर हम बायो की बात करें तो बायो में बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत सारा, जैसे कि जब मैंने तो किया नहीं था बट मैंने जी। 9th-10th में पढ़ा था, तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम और बहुत सारा, जैसे टॉपिक था एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टॉपिक था। तो इतने सारे टॉपिक को याद कैसे रखना है? मतलब ऐसा कुछ आपने किया था कि आपने बायो में भी अच्छा स्कोर कर लिया? क्योंकि कहाँ से टाइम निकाला है? क्या आप डेली रिवाइज़ करते थे बायोलॉजी को या फिर कैसे करते थे? बायो को कैसे हैंडल किया? इसके बारे में बताएँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे को ये आसान इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को बायोलॉजी में थोड़ा वो इंटरेस्ट भी था। मेरे को ऐसा क्यूरियस था कि मतलब
जब हम शुरुआत में अगर एनिमल किंगडम हो जाए, प्लांट किंगडम हो जाए, उसमें कैसे सब अपने को क्लासिफिकेशंस बहुत से याद करने पड़ते हैं। तो उसमें ऐसा पहले इंटरेस्ट था कि ये एनिमल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ऐसे कुछ-कुछ तो ऐसे एनिमल्स एग्ज़िस्ट करते भी हैं। वो मैं टीचर्स के साथ भी बहुत डिस्कस करता था कि देखो ऐसा एनिमल भी रहता है, ऐसा सी में भी। तो उसके कारण वो याद रखना ईज़ी पड़ता है। एंड सेकेंडली फिर वो क्लासिफ़ाई करने के बाद जो हमारे टीचर्स ने एनालॉजी से हमको उनको क्लासिफ़ाई करने को बोला, उससे कैसा कि ईज़िली आप चार्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब टेक्स्ट बुक से थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो एट वन्स जंबल होता है कि अरे ये भी है, वो भी है, ये किधर गया, वो किधर गया। मतलब ये क्वेश्चंस जनरेट होते हैं माइंड में। वैसा अपने को बायोलॉजी को एकदम ऐसा सिस्टमैटिकली ट्रीट करने का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यूरियस रहने का है बायोलॉजी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायो ही है। ओके, बायोलॉजी है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए फेवरेट सब, कुछ लोग होते क्या है फेवरेट सब्जेक्ट है तो दिन भर या फिर पूरे टाइम हम फेवरेट सब्जेक्ट को ही पढ़ते रह जाते हैं, तो क्या हमें फेवरेट सब्जेक्ट को कम टाइम देना चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो कि मान लीजिए हमें नहीं आता, मेरा वीक पोर्शन है, तो क्या उधर हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए? कैसे मैनेज करना चाहिए पूरे एक दिन को, पूरे एक टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए? जी, क्योंकि पहली बात तो मैं इतना ही कहूँगा कि क्योंकि इस एक सब्जेक्ट अपना फ़ेवरेट है, वो अपने को आसानी से आ जाता है वो सब्जेक्ट के कंटेंट्स। इसलिए मेरा तो दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। दिन भर में कैसा कि मैं एक टाइम स्लॉट रखता था कि आफ्टर ऑल वो कैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, लर्न करने से ज़्यादा। तो वो टाइम स्लॉट रहता था कि मेरे को मैथ्स के आज ये टॉपिक के इतने सम सॉल्व करने के, और उसी के साथ मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी सम जोड़ देता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का सॉल्व करने का तरीका एक ही है। मतलब इंटीग्रेशन और जो डेरिवेशन से होता है, तो उससे कैसा कि रिलेटिवली हो जाती है और वो ईज़ी भी आ जाता है। और बचा टाइम में बायोलॉजी का मतलब जस्ट थियोरेटिकली लर्न करता था, और उसके लिए भी कैसा ऐसा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं थी कि यूट्यूब से 1-2 वीडियो देख लिए, उनके एनिमेशंस देख लिए, तो वो ऐसा ईज़ी पड़ता था। वैसा अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स वगैरह, उनको कैसा ऐसा सेपरेटली दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम में 80% वही कहेगा कि मतलब ऐसा कंपाइल करने के लिए कि नोटबुक्स में सॉल्व करने का है, ऐसा एक्सपोज़ रहने का है वेरियस काइंड्स ऑफ सम्स के ओके, लिए। क्या एक दिन जैसे एग्ज़ाम के जैसे लास्ट स्टेज में लोग जी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और शुरू में करते ही नहीं है, या फिर थोड़ी सा करते हैं, क्या हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, लाइक 4 आवर डेली या फिर 2 आवर डेली कुछ, या फिर लास्ट के समय पे ज़्यादा पढ़ के हम ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर कर सकते जी, एग्ज़ैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसिस्टेंसी तो की है ही एक तरह से। ऊपर से इस साल जो कोविड हुआ था, इसके कारण हमारे घर पे ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो इससे कंसिस्टेंट रहने को और ईज़ी पड़ रहा था। नहीं तो पहले कैसा कि स्कूल की ज़िंदगी में फिर वो ट्यूशन में कैसा कंसिस्टेंसी बीच में ऊपर-नीचे होती थी। पर अभी इस साल हमको एक एडवांटेज क्या मिला कि टाइम बहुत था, और टाइम हम अच्छे से इसको प्रेज़ेंट कर सकते थे पढ़ाई को, जिसके कारण हम कंसिस्टेंट रहते थे। तो पहले कैसा बीच में कुछ भी प्रैक्टिकल वगैरह आ जाता, तो कैसे क्या यूनिफ़ॉर्म नहीं रहता था। अभी कैसा कि टाइम है और हमने उसको मैनेज करना भी सीखा है। तो मतलब सर ने ही हमको कहा है कि मतलब सुबह ऐसा उठो और शेड्यूल फ़ॉलो करो, क्योंकि वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही, और कैसे एक तरह से मैनेज करने के बाद अपने को भी ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा स्ट्रेस नहीं आ जाता। अब जैसे कोविड-19 का माहौल था, काफ़ी लोग डरे हुए थे, आस-पास मतलब काफ़ी डर का माहौल था। जी। बट इस माहौल में आपने कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेट रखा फॉर स्टडी? जी, शुरुआत में तो ऐसा डर था ही कि कोविड कैसा अचानक से आ गया और कैसा नया चीज़ है, और हम ऑल ऑफ अ सडन नए एनवायरनमेंट को एक्सपोज थे कि ऑनलाइन स्टडीज़, फिर घर पे रह के, और इंटरेक्शंस भी लिमिटेड था टीचर्स के साथ। तो जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस चालू किए, तो वो तो एक फैक्टर था ही, पर वैसे हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी थोड़े बहुत नया जाना, क्योंकि पहले कैसे अपना इतना इस पे फोकस नहीं था। अभी कैसा कि डाइट पे, फिर रेगुलर हैबिट्स पे, जैसे उठने का शेड्यूल, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, वो भी हमने ज़िंदगी में मतलब ऐसा इनकलकेट किया कि वो भी अपने को यूज़फुल होगा। उसके कैसा ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाता है, और ऐसा मतलब पावरफुल हो जाता है। ओके, तो आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या आप पबजी वगैरह कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम, या फिर पबजी मोबाइल गेमिंग जी, जी। यूज मतलब खेलते थे या नहीं? जी, मैं ज़रूर खेलता था। शुरुआत में तो जब मतलब कैसा कि माइंड ऐसा भटका हुआ है, तो ये गेम्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है अपना।
खासकर ये जो पीवी प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम जहाँ हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो इसमें तो बहुत ही मतलब शुरुआत में एडिक्शन हुआ था। पर एक पॉइंट पे मतलब रियलाइजेशन हुआ कि ये अपना दिन का बहुत ऐसा टाइम ले रहा है एंड दिस टाइम इज़ बेटर सर्व्ड कि हम पढ़ाई करेंगे इसके कारण। तो ऐसा नहीं कि गेम खेलना पूरा ही बंद किया है, गेम्स से मतलब ऐसा काइंड ऑफ पढ़ाई से अलग काइंड मतलब ऑफ रिवार्ड के तौर पे यूज या किया जाता है, अगर 6 एंटरटेनमेंट के घंटे लिए। हाँ, कि मतलब एक गेम खेला तो मतलब काफ़ी है वैसा। नहीं तो कैसा गेम्स का कैसा हो जाता है कि आपको लेवल अप करने का वो एडिक्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ इससे। डोपामाइन रिलीज होता है जी, उसको एग्ज़ैक्टली वो कंट्रोल में रखना अपने पे है कि अपने को सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए उतना। आते हैं आप, जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे या यूज़ करते थे या नहीं थे, अगर करते थे तो कैसे, मतलब उसको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हुँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कैसे करें? सोशल मीडिया का एकदम ऐसा बड़ा टॉपिक है। शुरुआत में मैं सोशल मीडिया पे था नहीं वैसा, पर जब लॉकडाउन आया वैसा वो बोर्डम भी आया तो मैं सोशल मीडिया पे आया कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उधर, क्या-क्या ऐसा एंटरटेन का कंटेंट है वगैरह। पर कैसा है कि वही था जैसा मैं गेम्स का था कि मतलब पूरा दिन वो फ़ोन पे वो सोशल मीडिया ब्राउज़ करके वो कैसा एल्गोरिथम से उनका अनलिमिटेड है। अपने को एट पॉइंट रियलाइज़ होना चाहिए कि भाई दिस इज़ इनफ, क्योंकि सोशल मीडिया का एडिक्शन भी हो पाता है कि मतलब समझो कि आप मैंने लाइक्स लिए इतना, वो एडिक्शन हो जाता है डोपामाइन का। ओके। इसलिए इसलिए कि उसको कंट्रोल में, जैसे कि नोटिफ़िकेशंस ब्लॉक करना एंड दिन में परफेक्ट शेड्यूल पे उसको खोलने का कि मतलब ऐसा रैंडमली इम्पल्स पे सोशल मीडिया खोलना वो कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आप जाने या ना मतलब अनकॉन्शियसली आपका बहुत सा टाइम ले लेता है, आपको समझ में नहीं आता कि 1 घंटा चला भी गया। वो उनका मतलब देयर ट्रिक्स है, अपने को उसमें पड़ना नहीं है। वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। लॉकडाउन में या फिर आपकी हॉबीज़ क्या रही, मतलब क्या हॉबीज़ आपकी है? व्हाट इज़ योर? लॉकडाउन में मेरे को एक्चुअली म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है और मेरा एक जो हॉबी रहा है वो है कि मैं कीबोर्ड बजाता हूँ। और मतलब लॉकडाउन में कैसा एक सॉन्ग्स पे मैं उसको बजाता था, वो सेल्फ सैटिस्फैक्टरी था कि मैं कोई सॉन्ग बजाना आता है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है आखिरकार जो मैं बजा रहा हूँ। इसलिए उसके कारण ऐसा रिफ्रेशिंग लगता था और कि आपके हाँ, पीयर ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया क्लास 12th में? पीयर ग्रुप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे। शुरुआत में सभी को कठिनाई हुई थी कि ये सब हुआ था, पर क्लासेस ने जल्दी से हमारे साथ कोप अप करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से चालू की, ज़ूम मीटिंग्स लेते थे। और उधर का जो इंटरफेस था वो भी ऐसा ईज़ी था, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऑनलाइन क्लासेस का इंटरफेस हमारे लिए भी एज ए स्टूडेंट्स भी हमारे लिए भी नया ही था। पर जो इन्होंने ईज़िली जो और सिंपली जो किया है ऑनलाइन क्लासेस पे, तो उससे ऐसा डिफरेंस फिर ज़्यादा समझा नहीं कि ऐसा लाइव लेक्चर में बैठे और जो पढ़ाई का मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पढ़ाई समझ में आना, जो हमारे टीचर्स देना चाहते हैं, वो आसानी से होता था। और इसलिए मेरे फ्रेंड्स का भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस था, उनको भी मतलब एंड में दे ऑल्सो गॉट देयर मैनेजमेंट ओके, टुगेदर। तो अब आपने क्लास 12th तो पास आउट कर लिया, जी। तो व्हाट्स योर फ्यूचर, मतलब आप क्या क्या करना चाहते हो आगे? फ्यूचर तो सभी का अनसर्टेन रहता है, ओके। पर मैं फिर भी एस्पायर कर रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँगा। ओके। कौन से तो अच्छे करंटली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अपने चालू है और आपके सपोर्ट से अभी के लिए तो अच्छे जा रहे हैं सर। और लेट्स होप कि ऐसे अच्छे मार्क्स से मेरे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ओके। एनी अदर एडवाइस, जो कि बहुत सारे जो 11th में हैं और या 12th में हैं स्टूडेंट, उनके लिए कोई एडवाइस? जी, एडवाइस के हिसाब से तो मैं सिर्फ़ एक ही राय कि स्टे कूल, स्टे चिल। एकदम भी मतलब ऐसा आजकल एनवायरनमेंट ही वैसा हो गया अपना कि लॉकडाउन के कारण हम अनसर्टेन है या फिर दूसरा कुछ और प्रेशर वगैरह होगा। वैसा कुछ नहीं, पढ़ाई एन्जॉय करो, पढ़ाई एन्जॉय करने से ही ईज़ी होता है और रिलैक्स रहो और एकदम ऐसा चिल रहो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक मे यू, फॉर योर फ्यूचर थैंक यू वेरी एंड मच सर।